यहाँ पर हम देखें, जैसे कि ये टॉपिक है हमारे पास है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार है, भारत के संविधान में मूल अधिकार है, उसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका सबसे अमीर देश माना जाता है, तो वहीं से हम अधिकार लेंगे। तो अमेरिका से लिया गया है। और भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। अब मौलिक अधिकार क्या है। जैसे मूल अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है। तो मौलिक अधिकार क्या है, या मूल अधिकार बोले हम, मूल अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए, भौतिक मतलब कि सांसारिक विकास के लिए, नैतिक मतलब कि चारित्रिक विकास के लिए। तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यानी संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। तो मौलिक अधिकार क्या है हमारे। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं। अब मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं हम देखें, जैसे जो फंडामेंटल राइट हैं वो असीमित तथा निरपेक्ष नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, ये इनकी विशेषता है। ना तो ये असीमित है या फिर हम बोल सकते हैं निरपेक्ष, यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, फंडामेंटल राइट का स्वरूप है वो निषेधात्मक है। निषेधात्मक मतलब कि जैसे नेगेटिव होता है, नेगेटिव बैड होता है, पॉजिटिव गुड होता है। तो आम बोलचाल की भाषा में ना तो हम इसको पॉजिटिव कह सकते हैं फंडामेंटल राइट को, ना ही हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो इस फंडामेंटल राइट का जो स्वरूप है वो निषेधात्मक है। तो निषेधात्मक को हम ज़्यादातर शब्द को यूज नहीं करते हैं, ना तो नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल जो अधिकार है, राइट है, फंडामेंटल राइट, उसका स्वरूप है निषेधात्मक। फिर मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यानी वाद्य योग्य। प्रवर्तनीय मतलब वाद्य योग्य। तो जो मौलिक अधिकार है हमारा प्रवर्तनीय है, मतलब वाद्य योग्य है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। जो लोग भारत के हैं उन्हीं को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो जैसे कौन कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। तो नागरिक अधिकार केवल कौन कौन से हैं। ऐसे अधिकार जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। बाकी जो अधिकार हैं, जैसे नागरिक प्लस विदेशी, बाकी जो सभी अनुच्छेदों में जो अधिकार बताए गए हैं मौलिक अधिकार, वो नागरिक प्लस विदेशी लोगों के लिए हैं। जबकि भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए मौलिक अधिकारों के बारे में सिर्फ अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में बताया गया है। अधिकांश मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। जो भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अधिकांश मौलिक अधिकार, वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार निजी व्यक्तियों को भी यहाँ पर प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, यानी मूल अधिकार में जो भारतीय संविधान बना था, मूल संविधान, वास्तविक संविधान, स्टार्टिंग में संविधान बना था, उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। फिर जैसे हम बात करें, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटा करके भाग 12 में जोड़ दिया गया है। पहले ये आता था आर्टिकल 19 फर्स्ट में, पहले आता था ये संपत्ति का अधिकार, इसको यहाँ से हटा करके भाग 12 में जोड़ दिया गया है और आर्टिकल 31 में इसको ले गए हैं। तो इसमें हम बता करें कि यहाँ से हटा करके भाग 12 में आर्टिकल 300A में लाया गया है। यानी मूल अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में
यहाँ से हटा करके संपत्ति के अधिकार को हम ले गए हैं आर्टिकल 300A में, इसको ले गए हैं। अब जैसे 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, यानी अनुच्छेद 21A। इसमें शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। जो शिक्षा का अधिकार है, उस शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है, जो कि 21A में दिया गया है। अब वर्तमान में हमारे पास में मूल अधिकार हैं, यानी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो हैं, वो वर्तमान में कितने हैं? फंडामेंटल राइट वर्तमान में हमारे पास 6 हैं। समानता का अधिकार है, जो कि 14 से 18 के बीच में बताया गया, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, 20, 21, 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है, और 22, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें 25, 26, 27, 28, इनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25, 26, 27, 28 में हो गया। फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, वो 29, 30 है, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक हमारा हो गया ये सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, यानी हम कह सकते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। संविधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है, संविधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर हम देखें, जो संविधान में है वो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं हमारे, वो किससे संबंधित हैं? फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जिसमें राज्य की परिभाषा क्या बताई गई है कि राज्य है वो संघ की संसद और सरकार से बना है। प्रांत के अंदर, संघ में क्या होता है? राज्य की संघ की जो राज्य है, संघ का राज्य, संसद और सरकार दोनों मिलते हैं इसमें संघ के अंदर। प्रांत में हम देखें विधानमंडल और सरकार होती है राज्य की परिभाषा में। स्थानीय संस्थाएं होती हैं। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोई भी व्यक्ति या संस्था, ऐसी कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो सरकार का प्रयोग करता है वो राज्य कहलाता है। जैसे स्थानीय संस्थाएं हैं, प्रांत का विधानमंडल है, और राज्य संघ का संसद है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 13, यानी कि अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार को कम करता हो, यानी मौलिक अधिकारों को हमेशा ध्यान में रखना है। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, मौलिक अधिकारों को कम करता हो या मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो। और ऐसा प्रत्येक कानून जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों को कम करता है वह समाप्त करता है, उस सीमा तक अवैध होगा। यानी जितना वो कानून मौलिक अधिकारों को हनन करता है, मौलिक अधिकारों को कम करता है या मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है, उतना ही उस कानून को अवैध माना जाएगा। तो राज्य की परिभाषा है, उसमें आर्टिकल 12 में संसद और विधानमंडल बताए गए हैं, यानी संसद में बनने वाला ऐसा कोई कानून या विधानमंडल में बनने वाला ऐसा कोई कानून। तो संसद या विधानमंडल में बनने वाला ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या हनन करता है या समाप्त करता है, उसे अवैध माना जाएगा। जितना वो हनन करता है उतना ही उसको अवैध माना जाएगा। जैसे कि हम बात करें, क्वेश्चन आया हुआ है ये, आर्टिकल 13 के ऊपर संशोधितता पर प्रकाश डालिए। यानी आर्टिकल 13 है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बताया गया कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाना है जिसमें मौलिक अधिकारों का कम करता हो। तो इसकी संशोधितता पर हमें प्रकाश डालना है। क्या किस तरीके से संशोधन किया सकता है? तो हम देखें कि आर्टिकल 13 के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की संशोधितता संबंधीय विवाद उत्पन्न हुआ है। ये क्या हुआ है? संशोधन करने के लिए संबंधीय विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। न्यायालय के समग्र यह प्रश्न उठाया गया कि क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन करके उसे कम या समाप्त किया जा सकता है या नहीं। तो ये अनुच्छेद 13 में ये न्यायालय के सामने
ये प्रश्न उठाया गया है कि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनमें संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है या नहीं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, वो संशोधनीय हैं या नहीं, इसको हम देखें। तो जैसे 2000 केस हम स्टडी करते हैं, जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था, इसके अनुसार फंडामेंटल राइट में संशोधन किया सकता है। पर सज्जन सिंह 1965 का केस हुआ था, उसमें केस के अनुसार ही न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। गोलकनाथ केस 1967 का है, इसमें बताया गया है कि नहीं, संविधान संशोधन नहीं कर सकते, हम मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। फिर 24 मार्च को संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी का, इसमें भी यहाँ पर इंदिरा गांधी ने संशोधन किया था। इसमें भी बताया गया है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 में, इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया सकता है। मिनर्वा मिल्स केस है 1980। तो वर्तमान स्थिति तक हम देखें, ज़्यादातर यस किया गया है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया सकता है। अतः वर्तमान स्थिति यह है कि संसद जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, यानी मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। और फंडामेंटल राइट में संशोधन केवल विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। अगर संशोधन तो कर सकती है लेकिन विशेष बहुमत से किया जाएगा। इसमें सेकंड प्रकार का विशेष बहुमत है। सेकंड प्रकार का विशेष बहुमत मतलब उपस्थित प्लस मतदान का 2/3, ये होगा हमारा विशेष बहुमत का जो तरीका है यहाँ पर फंडामेंटल राइट के लिए, वो विशेष बहुमत सेकंड प्रकार का है, यानी उपस्थित होनी चाहिए, उपस्थित प्लस मतदान का 2/3। यदि फंडामेंटल राइट में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसी मूल ढांचा में संशोधन नहीं होगा। अगर हमारे फंडामेंटल राइट में कोई मूल ढांचा है तो उस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, मौलिक अधिकारों की संशोधितता से संबंधित वाद विवाद पर प्रकाश डालिए और प्रकाश डालते हुए इस संबंध में नवीनतम स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो उसका सेम क्वेश्चन हो जाएगा ये। मौलिक अधिकारों की संशोधितता से संबंधित वाद विवाद पर हमने प्रकाश डालना है और इस संबंध में नवीनतम स्थिति को स्पष्ट करना है। अब देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो दिया गया है 14, 15, 16, 17, 18, यानी 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी जो कानून है, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। तो राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष समानता हम देखें, यह एक निषेधात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता क्या है? निषेधात्मक अवधारणा है ये। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को भारत में विशेष अधिकार नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति हो भारत में उसको विशेष अधिकार नहीं होंगे। तो ये है सबल के पक्ष में किया गया विभेद है। जैसे बोलते हैं लोग सबल अमीर गरीब, तो उसके पक्ष में किया गया विभेद है ये विशेष अधिकार। विशेष अधिकार क्या होता है? सबल के पक्ष में किया गया विभेद विशेष अधिकार होता है। तो भारत इसमें बताया गया है निषेधात्मक के रूप में कि ये जो विधि के समक्ष समानता है इसमें निषेधात्मक अवधारणा है। भारत में किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं है। और ये जो समानता का अधिकार है, समानता ब्रिटेन वाले लोग देखे गए हैं, तो ब्रिटेन से लिया गया समानता का अधिकार। और डाब्सी हैं ब्रिटेन के, इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। जो समानता के अधिकार का कॉन्सेप्ट है डाब्सी ने दिया था, ब्रिटेन में भी पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। कानून का शासन, तो डाब्सी ने ब्रिटेन के थे, इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। कानून का शासन इसको कहा गया है, समान विधि के समक्ष समानता को। अब समाज में विभेद यानी समाज व्यवहार ना करना, समाज में विभेद मतलब समान व्यवहार ना करना। समाज है वो समान व्यवहार नहीं करता है, समाज में विभेद है, तो उसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। विभेद किस तरीके से होता है? दो तरीके से विभेद होते हैं समाज में। एक तो सबल के पक्ष में विभेद, जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसके पक्ष में विभेद किया जाता है। एक होता है दुर्बल के पक्ष में विभेद, जो कमज़ोर होता है उसके पक्ष में विभेद किया जाता है। तो प्राचीन समय से हम देखें, जैसे प्राचीन समय से सबल के पक्ष में विभेद किया गया है, वर्ण व्यवस्था लगाई गई है प्राचीन समय से। लिंग भेद प्राचीन समय में किया गया, पुरुष नारी को अलग तरीके से देखा जाता है।
दुर्बल के पक्ष में हम भेद देखें तो आधुनिक समाज में दुर्बल के पक्ष में विभेद किया गया है करारोपण, यानी कर का आरोप किया गया, तो यानी कर लगाया गया दुर्बल पर भी। तो दुर्बल के पक्ष में किए गए विभेद को सकारात्मक विभेद या संरक्षणात्मक विभेद कहते हैं। जो दुर्बल के पक्ष में विभेद किया जाता है उसे सकारात्मक विभेद या फिर सकारात्मक विभेद कहते हैं, जबकि सबल के पक्ष में किए गए विभेद को हम विशेष अधिकार कहते हैं। और विधियों का समान संरक्षण में हम देखें, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। जो विधियों का समान संरक्षण है ये सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, विधियों का समान संरक्षण यानी समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात राज्य समान परिस्थिति में कानूनों को समान लागू करेगा और कानून के द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं और अवसर प्रदान करता है वह सभी नागरिकों को प्रदान करेगा यदि वे समान स्थिति में रहते हैं। तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार, अगर वो समान स्थिति में हैं तो सभी नागरिकों को यहाँ पर सुविधाएं और अवसर प्रदान करेगा। और ये विधियों का समान संरक्षण है, ये अमेरिका से लिया गया है और यह अनुपातिक समानता पर भी आधारित है। अनुपातिक समानता मतलब परिस्थिति हम देख लेते हैं, परिस्थिति समान पर समान व्यवहार। परिस्थिति समान है तो उसमें समान व्यवहार किस तरीके से होगा, जैसे एपीएल है, एपीएल में कोई व्यक्ति है, बीपीएल एपीएल में होता है गरीबी से ऊपर, एपीएल में कोई व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति है वो नेता से संपर्क करता है और बी व्यक्ति है वो सामान्य व्यक्ति है। अब दूसरा हम देखें बीपीएल व्यवस्था में, बीपीएल व्यवस्था में क्या है, बीपीएल व्यवस्था में पी व्यक्ति है जो कि नेता से संपर्क है बीपीएल के का, और ये आम व्यक्ति है क्यू व्यक्ति। तो यहाँ पर जनरल में हम देखें, जनरल में तो ये क्या होगा, परिस्थिति समान पर समान व्यवहार, यानी कि एपीएल में समान व्यवहार किया जाएगा, यानी नेता से संपर्क हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो समान व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पर एपीएल में है तो, बीपीएल में है तो समान नेता संपर्क हो या फिर नॉर्मल व्यक्ति हो समान व्यवहार किया जाएगा। इसी तरीके से हम देख लें जनरल में ए और बी है दोनों में समान व्यवहार किया जाएगा। एससी के अंदर ए और बी है दोनों में समान व्यवहार किया जाएगा। एसटी और ओबीसी इनमें समान व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ पर इनका आधार है जाति को क्यों बनाया है, तो इनका आधार है जाति नहीं है, इनका जो आधार है वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड वाला सेक्शन इनका आधार है, ना कि जाति। तो अनुपातिक समानता क्या होती है, अनुपातिक समानता हम देखें जैसे कि 100 रुपये हैं हमारे पास में, अब 100 रुपये में से हम देखें अनुपातिक समानता में 100 रुपये हो जाते हैं हमारे 4 लोगों के पास जाते हैं, अमीर गरीब किसान और नेता, सबको 25-25 रुपये जाते हैं। तो ये हो गया अनुपातिक समानता, सबको 25-25 रुपये गए। अब अनुपातिक समानता में क्या होता है, अनुपातिक समानता में इस तरीके से होगा, अगर इसको अनुपातिक समानता में बांटे जैसे सबको 25-25 गए तो ये अनुपातिक समानता नहीं कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए जो अमीर है उसको कम पैसों की जरूरत है तो 5 रुपये दे दिए उसको, गरीब है गरीब को 35 रुपये दे दिए, नेता के पास 10 रुपये हैं और किसान के पास में 50 रुपये हैं। तो ये क्या हो गया, ये अनुपातिक समानता होगी। तो आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 के आधार पर समानता का कुछ अर्थ निकलता है। तो कौन कौन से अर्थ समानता का यहाँ पर आर्टिकल 14 में निकलता है। भारत में विशेष अधिकार नहीं होंगे, पहला अर्थ ये हो गया, भारत में विशेष अधिकार नहीं होंगे। समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा और यदि परिस्थिति असमान है तो असमान व्यवहार किया जा सकता है, यद्यपि यह सदैव दुर्बल के पक्ष में ही होगा। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा या नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थल जैसे कि सड़क, कुएं और हमारे स्नान घाट आदि के प्रयोग से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनका प्रयोग से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति में राज्य, धर्म, जो भी राज्य है हमारा वो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं,
भेदभाव कैसे किया जाता है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से स्पेशल दिया जाता है, इनके पक्ष में विभेद किया जा सकता है, महिलाओं के लिए अलग से कुछ दिया जाता है, बच्चों के लिए अलग से कुछ दिया सकता है, SC ST और दुर्बल वर्ग है उनके लिए अलग से कुछ दिया जा सकता है। तो ये अपवाद में आ जाते हैं, इसमें समानता वाला रोल नहीं है, ये दुर्बल के पक्ष में किए गए हैं, तो इनके पक्ष में विभेद किया जा सकता है। 93वां संविधान संशोधन 2005 हुआ था, इसके द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया है, यानी अनुच्छेद 15 में क्लॉज 5 जोड़ा गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005, तो इसमें क्या जोड़ा गया है 15(5) में, शिक्षा संस्थाओं निजी एवं सार्वजनिक दुर्बल वर्गों के लिए नामांकन में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, शिक्षा संस्थाएं निजी एवं सार्वजनिक में दुर्बल वर्गों के लिए, जो कमज़ोर वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए नामांकन में विशेष प्रावधान का जोड़ा गया है आर्टिकल 15(5) के क्लॉज में। इसका एकमात्र अपवाद क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होगी। तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान यहाँ पर दे रखी है, ये अपवाद है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान क्या है, ये अल्पसंख्यक जो शब्द है ये धर्म से संबंधित हो गया है एक तरीके से, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होगी, तो ये थोड़ा सा अपवाद है इसके अंदर। वर्तमान भारत में आरक्षण की बात करें, वर्तमान भारत में आरक्षण में हम देखें, राजनीतिक संस्था में भारत में आरक्षण है, यानी चुनावी सीट हैं भारत की आरक्षित हैं, सेवाओं में आरक्षण है, भारत में नौकरियों में आरक्षण है, शिक्षा संस्था में आरक्षण है, यानी 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2005 में, उसमें शिक्षा संस्था में भी आरक्षण दिया गया है। संसद ने उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 में आरक्षण लागू कर दिया था। संसद में जो उच्च शिक्षा संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान में भी आरक्षण अधिनियम 2006 में इसको लागू कर दिया गया था। उसके बाद में इसका विरोध हुआ और अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 का है। अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 के केस में 93वां संविधान संशोधन 2005, 15(5) और कानून, इनको यहाँ पर चुनौती दी गई, जो अशोक कुमार ठाकुर केस हुआ था। और SC ने वर्तमान में इन सभी को सही और वैध बताया है, जो भी यहाँ पर बताए गए थे अशोक कुमार ठाकुर के 2008, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में इन सभी को वैध बताया गया, 15(5) को भी वैध बताया है, कानून को भी वैध बताया है। तो 93वां संविधान संशोधन 2005 में जो स्टेटमेंट आया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन सभी को वैध बताया है। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 16 है, ये राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। यानी नियोजन मतलब सरकारी नौकरी या रोजगार, नियोजन हो गया हमारा, तो राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। जैसे और अवसर की समानता होगी, और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो इसके कुछ अपवाद हैं, क्या क्या अपवाद हैं, जैसे कि संसद कानून बना करके निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। तो ये एक अपवाद है इसमें कि निवास जो शब्द है यहाँ पर, राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी, धर्म, लिंग, जाति आदि जन्म निवास के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया सकता। तो निवास के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, लेकिन संसद कानून बना करके निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। नागरिक को, जैसे कि राजस्थान का वैकेंसी निकलती है, राजस्थान वाले बढ़ते हैं, उस तरीके से नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान किए सकते हैं संसद में। दूसरा, धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किया सकते हैं। धर्म विशेष के जो अनुयायी हैं उनके लिए आरक्षित किया सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं से संबंधित पद हैं वो उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए सकते हैं। 103वां संविधान संशोधन हुआ था। 103वें संविधान संशोधन में EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को भी आरक्षण दिया गया है। तो विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर 103वें संविधान संशोधन में किया गया है। और यहाँ पर 16 के क्लॉज 4 में पिछले वर्गों को आरक्षण का प्रावधान है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है वो
प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग काले कलर आयोग 1953 में आया था। अध्यक्ष थे काले लकर। उसके बाद में हम देखें द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। ये 1 जनवरी 1979 को आया था। अध्यक्ष थे बीबी मंडल। निर्धारण जाति के आधार पर निर्धारण हुआ था इसका मंडल आयोग का। 16 अनुच्छेद 14 के 4 पार्ट पिछड़ा वर्ग में 3443 जातियों की सूची बनाई गई और प्रावधान क्या किया गया, सरकारी नौकरी में आरक्षण। और यहाँ पर हम देखें अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है। फिर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम थे और इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया गया था 1990 में। फिर 1991 में कांग्रेस सरकार आई। 1991 में पीवी नरसिम्हा की सरकार आई, कांग्रेस सरकार 1991 में। राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी पीएम बने थे पीवी नरसिम्हा राव और इन्होंने 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दे दिया, यानी ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, तो ईबीसी को यहाँ पर 10% आरक्षण पिछले वर्गों को दे दिया था। आरक्षण की स्थिति वर्तमान में क्या है, एससी को 15% प्रारंभ से दी गई है, एसटी को जो है 7.5% आरक्षण दिया गया है प्रारंभ से ही, और ओबीसी को 27% बीपी सिंह ने दिया है और ईबीसी को 10% है पीवी नरसिम्हा राव ने दिया है। तो 59.5% है 1991 तक आधारित हो चुकी है, यानी ये 1991 तक आरक्षण दिया गया था। एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईबीसी को 10%। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस 1992, इसको ही मंडल केस हम कहते हैं। जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का केस 1992 में है, इसको ही यहाँ पर मंडल केस कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया था इसमें, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के अधिकार की विरोधी नहीं है, यानी जो आरक्षण व्यवस्था की गई है वो अवसर की समानता वाला अधिकार है, उसकी विरोधी ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था। और जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन नहीं है बल्कि आर्थिक पिछड़ापन है। भारत में जो पिछड़ापन है वो सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, आर्थिक पिछड़ापन है, इसलिए जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। और पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से यानी क्रेमी लेयर, पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से क्रेमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो क्रेमी लेयर है, साधन संपन्न लोग हैं पिछड़ी जातियों को, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो क्रेमी लेयर हैं हमारे मलाईदार जो लोग हैं, लेयर मतलब परत, तो क्रीम मतलब मलाई, मलाई मतलब मलाई से जिनको मलाई किसके पास होगी, जो साधन संपन्न होंगे, और लेयर मतलब परत। तो क्रेमी लेयर और उससे संबंधित मुद्दों के संबंध में ठोस तथ्य स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया है कि आप इस व्यक्ति को क्रेमी लेयर ठोस रूप में बताइए। तो क्रेमी लेयर और उससे संबंधित मुद्दों के संबंध में ठोस तथ्य स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया है। आरक्षण की अधिकतम सीमा है 50% होगी और केवल असाधारण परिस्थिति में ही इसका उल्लंघन किया सकता है, जैसे कि भारत में 59 हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक बैकवर्ड वाले आरक्षण को यहाँ पर रद्द कर दिया था। जो यह आरक्षण था 10%, इसको रद्द कर दिया था ईबीसी वाले को, अब 49.5 ही रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईबीसी वाले आरक्षण को रद्द कर दिया 50% से अधिक होने के कारण। पदोन्नति में आरक्षण नहीं या प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इस प्रकार भारत में आरक्षण की व्यवस्था को इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक ठोस रूप मिल गया है और आरक्षण को मान्यता मिल गई है, जिसका आधार जाति को बनाया गया। लेकिन आगे चलकर संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि 77वां संविधान संशोधन 1995, 77वें संविधान संशोधन 1995 में इसके द्वारा भारत के संविधान में
आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया है और इसके द्वारा एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी एससी और एसटी में प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। ये 77वें संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया है। और ईडब्ल्यूएस की आय है 8 लाख से कम है। जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड की क्लास है उनकी आय सालाना 8 लाख से कम है। अब हम देखते हैं जैसे कि नागराज बनाम भारत केस 2006 का केस है। नागराज बनाम भारत केस, इसमें क्या दिया गया, इसमें 77वीं संविधान संशोधन 1995 को चुनौती दी गई और जो आर्टिकल है अनुच्छेद 14 का 4A उसको भी यहाँ पर चुनौती दी गई। इसका परिणाम क्या रहा, इसमें पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया गया। जो पदोन्नति में आरक्षण है उसको सही ठहराया गया यहाँ पर। फिर जर्नैल सिंह केस 2018 का जो जर्नैल सिंह केस है, जर्नैल सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर विचार कर सही ठहराया, लेकिन न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा तो एससी और एसटी में भी क्रेमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाएगा। यानी एससी एसटी में जो क्रेमी लेयर हैं उनको आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आता है हमारा 81वां संविधान संशोधन 2000। 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा क्या बताया गया है, इसके द्वारा 16 के अनुच्छेद 16 के 4 भाग बी में जोड़ा गया है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटें किसी वर्ष नहीं भरी जाती हैं, मान लीजिए किसी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटें जो हैं वो किसी वर्ष नहीं भरी जाती है तो उन्हें बैकलॉग कहते हैं। यानी वे सीटें अगले साल तक ले जाई जाएंगी। इसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। जो सीटें नहीं भरी जाती हैं उनको आगे ले जा सकता है तो उसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि मान लीजिए जेई में वैकेंसी निकली 42, उनको यहाँ पर इस साल भरा नहीं गया, अगले साल निकली 84, तो 84 में 42 और जोड़ दिया जाएगा तो 106 वैकेंसी हो जाएंगी। इस तरीके से अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में 50% की अधिकतम सीमा के नियम का उल्लंघन किया जा सकता है। तो 50% की जो सीमा है उससे ये जो अधिकतम सीमा है 50% की, उसका उल्लंघन इस प्रक्रिया में किया सकता है। और नागराज केस में यहाँ पर इसे भी सही ठहराया गया है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में हम बात करें, एग्जाम्पल हम देखें, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो नियुक्ति किसकी होनी है मेडिकल कॉलेज में, प्रोफेसर की। 2019 में कुल सीटें थी 200। क्वालिफिकेशन इसकी क्या थी, MD, 15 ईयर एक्सपीरियंस और 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस। अब एक बंदा आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 15%, तो 200 का 15% निकाल लिया, कुल सीटें 30। ये किसको दिया गया है, आरक्षण SC को दिया गया है। अब SC को 15% दिया गया, मतलब 30 सीटें हैं और 10 लोगों ने ही आवेदन किया है, तो 10 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, 20 सीटें खाली रह जाएंगी, तो ये हमारी कहलाएंगी बैकलॉग, तो इनको आगे भेज दिया जाएगा। दोबारा जो वैकेंसी निकलेगी उसमें ये काम आएंगी। जैसे भर्ती 2020 में कुल सीटें थी 100 और बैकलॉग थी 20। जैसे 2020 में सीटें आई 100 और बैकलॉग पहले से बड़ी थी 20, तो ये होगी 120। तो 120 में हम देखें 81वां संविधान संशोधन से पहले SC को 15%, यानी हम कह सकते हैं 120 का अब निकालेंगे 81वें संविधान संशोधन से पहले SC का 15% निकाल देते, 120 का 15% निकाल देते तो 18 होता था। 18 जैसे 5 × 5 = 10, 6 थी 18, तो 18 सीटें यहाँ पर मिलती थी। अब वैसे कितनी मिलने वाली थी, यहाँ से हम निकालते तो 15 सीटें मिलती थी। अब ये 3 सीटें गई है यहाँ पर, और वैसे तो जानी चाहिए 15 सीटें तो इसमें से जानी चाहिए और 20 सीटें से 25 जानी चाहिए वैसे सीटें। यानी यहाँ से हम निकालें 100 में से तो 15% तो उधर से निकलेगा, 20 इधर, वो वाली 35 होनी चाहिए सीटें, लेकिन अभी कितनी रहेगी, ये 18% सीटें रहेगी। ये 81वें संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले की सीटें हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया, 81वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में क्या है, 100 में से SC की निकाल ली 15% और 15% में 20 पहले की बैकलॉग थी, इनको जोड़ दिया यानी 35, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगी। तो कितने सीटों का अंतर आ गया यहाँ पर, काफ़ी सीटों का अंतर आ गया, 18 सीट और 35 सीट होगी डायरेक्ट, इतना अंतर यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। फिर हम देखें 103वां संविधान संशोधन 2019, तो 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ है।
इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों का आरक्षण होगा, जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 10% सीटों का आरक्षण होगा, जिसके कारण पुनः आरक्षण की सीमा यहाँ पर 59.5 हो गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, उसमें आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में शिक्षा यानी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण होगा। आर्टिकल 16(6) के क्लॉज में दिया गया सेवा में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आरक्षण होगा ईडब्ल्यूएस वालों को। तो यहाँ पर हम देखें आर्टिकल 15(6) में क्या दिया गया है, शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण। इसके द्वारा शिक्षा संस्थाओं में निजी और सरकारी दोनों में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए अधिकतम 10% सीटें आरक्षित होंगी और यह आरक्षण वर्तमान समूह को दिए गए आरक्षण से भिन्न होगा। जो वर्तमान समूह में दिए गए आरक्षण है उससे भिन्न होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान इसका अपवाद है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, इसका अपवाद होंगी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण कौन करेगा? पिछड़े वर्गों का निर्धारण यहाँ पर राज्य करेगा। कौन कौन ईडब्ल्यूएस में है? आर्टिकल 16(6) में क्या बताया गया है? आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में बताया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य के अधीन नियोजन में नौकरी अधिकतम 10% सीटें आरक्षित होंगी। राज्य के अधीन जो नियोजन है यानी राज्य के अधीन जो नौकरी है उसमें अधिकतम 10% सीटें आरक्षित होंगी। यह वर्तमान समूह को दिए गए आरक्षण से भिन्न या अतिरिक्त होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण राज्य करेगा। जैसे एससी को 15, एसटी को 7.5, ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो यहाँ पर हम देखें एससी जाति के आधार पर आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस के आधार पर है, तो इसकी चॉइस पर निर्भर करता है कि जाति के आधार पर है या फिर ईडब्ल्यूएस के आधार पर है। एससी का कोई बंदा है वो जाति के आधार पर आरक्षण ले रहा है या फिर ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण ले रहा है। एक कोई बंदा है सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेगा कि भैया मुझे जाति के आधार पर आरक्षण चाहिए या फिर ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण चाहिए, दोनों में नहीं ले सकता। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लागू किया गया और राज्य ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में कौन शामिल है इसका निम्नलिखित रूप से निर्धारण किया। किस रूप में निर्धारण किया? ईडब्ल्यूएस में कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, ईडब्ल्यूएस में शामिल किया गया है। सकल पारिवारिक आय जिसकी 8 लाख रुपए से कम है, जैसे कि फैमिली में खुद आएगा स्वयं, माता पिता आएंगे, अवयस्क भाई बहन आएंगे जो 18 से कम हैं, पति पत्नी और अवयस्क बच्चे जो कि 15 से कम हैं। तो निम्न व्यक्ति भी ईडब्ल्यूएस में नहीं माने जाएंगे। कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि ईडब्ल्यूएस में नहीं माने जाएंगे? जिनके पास 5 एकड़ या अधिक कृषि योग्य सिंचित भूमि है। जैसा व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या फिर अधिक कृषि योग्य सिंचित भूमि है और जिनके पास 1000 फीट, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट यानी 1000 वर्ग मीटर या अधिक का मकान हो, जिनके पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज या अधिक का प्लॉट हो, अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज या उससे अधिक का प्लॉट हो, यदि उसके पास गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज या अधिक का आवासीय प्लॉट हो। तो आरक्षण का विपक्ष में मूल्यांकन हम देखें, आरक्षण का विपक्ष क्या कहता है, मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। आलोचकों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध है। ऐसा आलोचक मानते हैं कि अवसर की समानता के विरुद्ध है क्या आरक्षण की जो व्यवस्था है। आरक्षण के कारण योग्यता की उपेक्षा होती है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्राप्त होती है, यानी सेवा की गुणवत्ता प्राप्त नहीं होती है और अंततः देश के विकास में ये बाधक बन जाता है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है। इसके कारण राजनीति में जाति का महत्व यहाँ पर भारत में बढ़ गया है। व्यवहार में भारत में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार से रहा है। अगर हम बात करें व्यवहार में, तो व्यवहार में भारत में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार से रहा है कि यह नटो प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है।
यानी यह नटो प्रकार के अन्याय को जन्म दे रहा है, जिसे प्रतिगामी विभेद कहते हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन प्रतिगामी विभेद कहते हैं। तो व्यवहार में भारत में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार हो रहा है कि यह नटो प्रकार के नए प्रकार के, तो नए प्रकार के अन्याय को ये जन्म दे रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रतिगामी विभेद। ये अन्याय है किसी प्रतिगामी विभेद, इसको भारत में आरक्षण का क्रियान्वयन करके जन्म दिया जा रहा है। अब आरक्षण का पक्ष हम देखें। आरक्षण का पक्ष क्या है? आरक्षण की व्यवस्था अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान अनुपातिक समानता को मान्यता देता है और वंचित वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जैसे कि आर्टिकल 14 में बताया गया है। आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क सही नहीं है कि आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि भारत में अधिकांश सेवाओं में चयन के बाद प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो कि व्यक्ति को उस सेवा के लिए योग्य बना देती है। तीसरा है, भारत में पिछड़ी जातियाँ हजारों वर्गों से शोषण और वंचन का शिकार हो रही हैं। भारत में पिछड़ी जातियाँ हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार हो रही हैं, और आरक्षण उन्हें एक प्रकार से समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा है। जो समाज के द्वारा मुआवजा दिया गया वो एक तरीके से मुआवजा है। भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है। आरक्षण का हमारा मत क्या है? हमारा मत क्या कहता है, यानी हम क्या कहते हैं आरक्षण के बारे में? आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करते समय कुछ सावधानियां यहाँ पर जरूरी हैं। जब भी आरक्षण की व्यवस्था को व्यवहार में लागू करते हैं तो हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सावधानी और सुझाव क्या है? सावधानियां और सुझाव, आरक्षण की व्यवस्था को सबलीकरण से जोड़ना चाहिए। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको सबलीकरण से जोड़ना चाहिए। एम्पावरमेंट और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए बहुआयामी प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे कि आर्थिक, शैक्षिक, इस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था का बहु सबलीकरण किया जाना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक और सभी प्रकार के सुधार यहाँ पर किए जाने चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए, अर्थात समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए। जो वर्ग सबल हो चुके हैं उन्हें इससे बाहर कर देना चाहिए, ताकि वास्तविक वंचितों तक आरक्षण का लाभ निरंतर पहुंच सके। क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक होना चाहिए। SC ST में भी क्रीमी लेयर लाने पर भी विचार लाना चाहिए। अब बात करें, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास में, उद्देशिका में गणराज्य के साथ दिए गए विशेषणों पर चर्चा कीजिए। उद्देशिका में गणराज्य के साथ जो विशेषण दिए गए हैं उन पर चर्चा कीजिए। तो उद्देश्य बताइए कि ये प्रतिरक्षीय हैं या नहीं है। प्रतिरक्षीय यानी इनका प्रतिरक्षण किया जा सकता है या नहीं। तो गणराज्य में 4 पॉइंट बताए गए हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये जरूरी हैं या परिरक्षणीय हैं। तो आर्टिकल 17 में बताया गया है। आर्टिकल 17 हम देखते हैं यहाँ पर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता कानून के अनुसार क्या है? एक दंडनीय अपराध है, जो कि आर्टिकल 17 में बताया गया है। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता दंडनीय क्यों है? दंड का उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता में क्या दंड देना है? संसद में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाया गया है। इन दोनों का संविधान में उल्लेख नहीं है। ना तो दंड का उल्लेख का है, अस्पृश्यता में क्या दंड दिया जाएगा, संविधान में उल्लेख है, ना ही संसद में अस्पृश्यता का निवारण कानून जो बनाया गया उसके बारे में उल्लेख है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया था और 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया है। अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में हम देखें। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अर्थ है अनुसूचित जाति और के किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार बना करके भेदभाव करना। यानी हम कह सकते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या कहता है? इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अर्थ है कि अनुसूचित जाति या SC या किसी सदस्य के साथ उसकी जाति को आधार बना करके उसका भेदभाव करना, जैसे कि जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना,
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में बताया गया कि जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, जाति के आधार पर संपर्क रखने से मना करना, सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार कर देना और सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना, आटा चक्की पर अनाज पीसने से मना करना, वाल काटने से इनकार करना, इतिहास, दर्शन, धर्म आदि के आधार पर अस्पृश्यता को सही ठहराना। इतिहास के आधार पर हमें अस्पृश्यता को सही नहीं ठहराना है, दर्शन, धर्म आदि के आधार पर अस्पृश्यता को सही ठहराना। यह केवल ऐसी अनुसूचित जाति के आधार पर ही अस्पृश्यता का मुकदमा दर्ज होगा। तो यहाँ पर जो होगा केवल एससी यानी अनुसूचित जाति के आधार पर ही अस्पृश्यता का मुकदमा दर्ज होगा। दंडनीय उल्लेख, दंड का उल्लेख किस तरीके से किया गया है? पहली बार अगर ऐसा काम करता है तो 1 माह से 6 माह तक कारावास और 100 रुपये से 50 रुपये तक 500 रुपये तक जुर्माना। अगर दूसरी बार भी ऐसा करता है तो 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास और 200 से 500 रुपये का जुर्माना। तीसरी बार भी करता है तो 1 वर्ष से 2 वर्ष तक का कारावास और 500 से 1000 तक का जुर्माना। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। चौथी बार कर, 5वीं बार कर, इस तरीके से। फिर है 1989 में संसद ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया था। तो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम है संसद ने कब पारित किया था? 1989 में पारित किया था। SC/ST की प्रति किए गए 22 कार्यों को अपराध घोषित किया गया है। यानी SC/ST के प्रति कोई भी 22 कार्य ऐसे बताए गए हैं जिनको अपराध माना जाएगा और इन कार्यों को दंडनीय अपराध बनाया गया है। दंड क्या दिया जाएगा इसमें? दंड है 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास दिया सकता है। अभियुक्त की तत्कालिक, जो भी व्यक्ति है उसकी तत्कालिक गिरफ्तारी इसमें बताई गई है और अग्रिम जमानत की मनाही होगी। यहाँ पर अग्रिम जमानत उसकी नहीं होगी। 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है? अपराधों की संख्या 22 से बढ़कर के 47 कर दी है। जो अपराध पहले 22 थे उन 22 से बढ़ करके अपराधों की संख्या को 47 कर दिया गया है। तत्कालिक गिरफ्तारी नहीं होगी, ये तत्कालिक गिरफ्तारी वाला सिस्टम था वो बंद कर दिया है। अग्रिम जमानत भी मिल सकती है, ये भी चालू कर दिया है। संसद ने इसको फिर से लागू कर दिया है। 2015 में जो कानून संशोधन हुआ था संसद ने इसको फिर से लागू कर दिया है। तत्कालिक गिरफ्तारी नहीं होगी और अग्रिम जमानत मिल सकती है। इन दोनों को वापस से लागू कर दिया है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है और जमानत भी नहीं मिलेगी। फिर हम बात करें उपाधियों का निषेध, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों का निषेध मतलब कि राज्य की कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य है यहाँ पर किसी को कोई भी उपाधि नहीं देगा। अखबार में क्या है? शैक्षिक उपाधि तो होंगे जैसे कि PhD वगैरह है, MD, PhD, BTech। सैनिक उपाधि, सैनिक सेना में जो उपाधि हैं, बाकी ऐसी कोई उपाधि नहीं देगा। राजा, महाराजा, महाराजा धीराज ऐसी उपाधियाँ राज्य नहीं देगा। तो भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं लेगा। कोई भी विदेशी राज्य से भारतीय नागरिक उपाधि नहीं लेगा। भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी या विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है। अगर कोई भारत में लाभ का पद धारण कर रहा है तो लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी या विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही उपाधि ले सकता है। भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी तो जो भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से पद, लाभ या उपहार ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकता है। तथ्य क्या है यहाँ पर कि 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की शुरुआत यहाँ पर की गई। तो इसकी आलोचना क्या की गई है? आलोचक थे JP कृपलानी, ये इसकी आलोचना करते हैं। फिर 1978 में भारत रत्न को समाप्त कर दिया गया, रोक दिया गया। फिर 1980 में इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया। अब हम बात करते हैं बालाजी राघवन केस 1996 का। बालाजी राघवन केस है 1996 में। इसमें उपाधि को क्या बताया गया है? उपाधि को गलत बताया गया, खराब बताया गया, बैड बताया गया है। तो यहाँ पर उपाधि एक बैड शब्द है, टाइटल जो उपाधि देते हैं एक बैड शब्द है, लेकिन सम्मान, अवार्ड है, ये अच्छा है। यानी इसका मतलब भारत रत्न अच्छा है तो ये सम्मान है, अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन उपाधि खराब है।
उपाधि नहीं देंगे, सम्मान देंगे। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 में बताया गया है। तो आर्टिकल 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में क्या कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के पहले के ए में दी गई है। फिर शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता 19(1) के बी में दी गई है। संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता ये 19(1) के सी में दी गई है और इसको 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, उसमें इसको जोड़ा गया है। संगठन बनाने की और सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, ये दी गई है 19 के पहले में डी में। भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता 19 के पहले ई में दी गई है। फिर समाप्त हो गया है, निरसत समाप्त हो गया है, संपत्ति का अधिकार है, ये समाप्त हो गया है 19(1) में दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया है। कोई भी पैसा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता 19(1) में दी गई है, लेकिन इनमें से प्रत्येक स्वतंत्रता पर संविधान में कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं क्या हैं? 8 प्रकार की सीमाएं हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। जैसे कि कोई भी विचार और अभिव्यक्ति है भारत की संप्रभुता और अखंडता से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। राज्य की सुरक्षा को भंग नहीं करनी चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उससे के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। सदाचार, नैतिकता होनी चाहिए। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना करेगा विचार व्यक्ति से तो वो भी गलत माना जाएगा। मानहानि है तो विचार अभिव्यक्ति से किसी की मानहानि नहीं करनी है। अपराध के लिए उकसाना, किसी को अपराध के लिए उद्दीपन है, ये भी क्या है? विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब है सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता पर 2 सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं? लोक व्यवस्था से जुड़ी हुई है और भारत की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ी हुई है। फिर है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता 3 प्रकार की है। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार, सदाचार के रूप में दिया गया है। तो ये 3 प्रकार से सीमाएं यहाँ पर लागू होती हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता में। फिर है आवागमन व निवास करने की स्वतंत्रता पर 2 प्रकार की सीमाएं हैं। आवागमन एवं निवास करने की स्वतंत्रता पर जनहित या सार्वजनिक हित। जनहित में या सार्वजनिक हित के विरोध में नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर आवागमन निवास करने की, जो जनजाति का एरिया है वहाँ पर जाकर के रहा नहीं जाएगा, मतलब कि आवागमन निवास करने की स्वतंत्रता है। लेकिन 2 प्रकार की सीमाएं यहाँ पर जनहित और सार्वजनिक हित या अनुसूचित जनजाति। व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो व्यवसाय राज्य के किसी पैसे या व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यताएं निर्धारण करता है। राज्य कुछ तकनीकी योग्यताएं निर्धारण करता है कि इस व्यवसाय के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, तो वो होनी ही चाहिए। राज्य के पक्ष में किसी व्यवसाय में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है। राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन हम कर सकते हैं।